हेलो गाइस, वेलकम टू अनकवर केमिस्ट्री। तो आज हम लोग सीएफटी के ऊपर ही क्लास करने वाले हैं। तो आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा सीएफएसई, क्रिस्टल फिल्म स्टेबलाइजेशन एनर्जी। सो बिफोर गोइंग टू दैट पार्ट, हम लोग लास्ट क्लास को थोड़ा समराइज करेंगे और लास्ट क्लास का एक टॉपिक बाकी था, मैंने दिखाया था आज कराऊंगा बोल के, तो वो देखेंगे क्या है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कैसे एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में जब मेटल के साथ लिगांड बाइंड करता है, लिगांड टोटल दो टाइप का इंटरेक्शन करता है मेटल के साथ, दो टाइप का। एक होता है मेटल का एक्सियल टाइप ऑफ बॉन्ड, एक होता है मेटल का इक्वेटोरियल टाइप ऑफ बॉन्ड। तो हमेशा लिगांड एक्सिस की तरफ अप्रोच करता है, इसलिए एक्सियल में जो ऑर्बिटल्स होता है मेटल का उसमें तो इलेक्ट्रॉन्स रहेगा। तो एक्सियल जो ऑर्बिटल है एंड लिगांड जो है उन दोनों के बीच ज्यादा इंटरेक्शन होता है। और ज्यादा इंटरेक्शन मींस यहाँ पे ज्यादा इंटरेक्शन मींस क्या है? ज्यादा इंटरेक्शन मींस ऑब्वियसली बाइंडिंग तो होगा ही, लेकिन ये सीएफटी क्या बोल रहा है? सीएफटी बोल रहा है ये कोई बाइंडिंग नहीं है, जस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन लिगांड एंड मेटल है। तो मेटल का कौन डी ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या इंटरेक्शन करेगा क्या लिगांड के साथ? नो नो, लिगांड का इलेक्ट्रॉन मेटल का पॉजिटिव चार्ज के साथ करेगा, मतलब न्यूक्लियस के साथ करेगा। और इलेक्ट्रॉन जो होगा मेटल में वो क्या करेगा? वो रिपल्शन क्रिएट करेगा एंड बिकॉज ऑफ दैट रिपल्शन एनर्जी हाई हो जाता है। हम लोगों ने देखा था मेटल का जो 5 ऑर्बिटल होता है डी का, वो स्प्लिट इनटू 2 पार्ट्स होता है। एक होता है Eg और एक होता है T2G, Eg एंड T2G। Eg क्या था? dx² - y² एंड dz² था, dx² - y² एंड dz² था। और ये था dxy, dyz एंड dzx। क्यों? ये इक्वेटोरियल ऑर्बिटल्स, दीज आर एक्सियल ऑर्बिटल्स। एक्सियल ऑर्बिटल्स में क्या होता है? ज्यादा रिपल्शन होता है किसका किसका? लिगांड एंड मेटल का जो ऑर्बिटल है। और ड्यू टू दैट रिपल्शन ऑलवेज इंक्रीजेस एनर्जी, इसीलिए इसका एनर्जी इंक्रीज हो जाता है फ्रॉम द वेरी सेंटर। हम लोगों ने देखा ये ऑर्बिटल, मतलब ये पहले ये हाइपोथेटिकल ऑर्बिटल है, इसका एनर्जी देखो काफी हाई है। अभी जब लिगांड जब इंटरेक्ट किया पूरा कंप्लीटली विथ these two types of orbitals, तब क्या हुआ? हम लोगों ने देखा लिगांड ने बिकॉज ऑफ दैट लिगांड इंटरेक्शन विद द मेटल न्यूक्लियस, लिगांड का ये मेटल का जो ये 3 ऑर्बिटल है ये थोड़ा स्टेबलाइज हो गया, ये थोड़ा इतना अमाउंट स्टेबलाइज हुआ था और ये इतना अमाउंट डिस्टेबलाइज हुआ था, डिस्टेबलाइज मतलब हाई हो गया था। तो यहां से हम लोग को क्या पता चल रहा है? यहां से हम लोग को पता चल रहा है जब भी कोई इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल में आएगा तो वो ज्यादा स्टेबल होगा, और जब भी कोई इस ऑर्बिटल में जाएगा वो कम स्टेबलाइज होगा। और इवन हम लोग बोल सकते हैं अगर इलेक्ट्रॉन वहां पे गया तो अगर डी इलेक्ट्रॉन वहां पे गया तो ये सिस्टम डिस्टेबलाइज हो जाएगा इतना अमाउंट। तो इस पार्ट में मैं थोड़ी देर में आ रहा हूं। अभी हम लोग को समझना है, हम लोग ने टाइप ऑफ मेटल के देखा था उस दिन, टाइप ऑफ मेटल देख लिया था, कैसे मेटल चेंज होने से ये जो डेल वैल्यू है कैसे डेल वैल्यू चेंज होता है। डेल वैल्यू कभी देखा हम लोगों ने स्मॉल होता है और कभी देखा हम लोगों ने लार्ज होता है। तो ये कैसे लार्ज होता है कैसे स्मॉल होता है हम लोगों ने देखा, मेटल चेंज होने से कैसे चेंज होता है। आज देखेंगे हम लोग लिगांड चेंज होने से कैसे चेंज होता है, टाइप ऑफ लिगांड देखेंगे आज। लिगांड चेंज होने से कैसे ये डेल वैल्यू चेंज होता है। एक सीरीज है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बोल के, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ये सीरीज तुम लोगों को याद करना होगा। ये सीरीज देख के हम लोग लिगांड का स्ट्रेंथ के बारे में आइडिया लगा सकते हैं। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, और ये जो क्लास है बहुत एचएस एंड डिग्री के लिए इंपॉर्टेंट है, मैं बोल दे रहा हूं। ये सब टॉपिक डिग्री के लिए भी इंपॉर्टेंट है और हायर सेकेंडरी जो लोग जेडब्ल्यूई एस्पिरेंट्स है इन लोगों के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो यहाँ पे देखो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है, ये सीरीज को तुम लोग को जस्ट याद रखना है, ये सीरीज को तुम लोग को याद रखना है। ये कंटिन्यू हो रहा है। तो ये है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लिगांड स्ट्रेंथ, ये जो ऑर्डर दिया मैंने इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ ऑफ लिगांड स्ट्रेंथ, ये तुम लोगों को एकदम याद करना है। बुक्स देखो, बुक्स में और
और ज्यादा मिलेगा लिगांड्स। ये सब लिगांड्स है, देखो सब नेगेटिव स्पीशीज है और कुछ कुछ न्यूट्रल स्पीशीज भी है, मैंने दिखाया था कुछ कुछ न्यूट्रल स्पीशीज भी है जो लोग बॉन्ड करते हैं। कैसे बॉन्ड करते हैं? बिकॉज फ्रॉम देयर डाइपोल्स, मतलब इलेक्ट्रॉन्स से, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो देखो I माइनस वीक लिगांड है, Br उससे थोड़ा ज्यादा, Cl उससे थोड़ा ज्यादा, तो हम लोग देख रहे जो इधर में होते हैं ये लोग है ना, ये लोग सब वीक लिगांड है, ये ऑक्सलेट है, C2O4 ऑक्सलेट आयन ऐसा कुछ है, ये वाला स्ट्रक्चर ऑक्सलेट, ऑक्सलिक एसिड से आया। OH माइनस से ये वाला थोड़ा स्ट्रांग है, इससे H2O स्ट्रांग है, उसके बाद NH3, उसके बाद EN, उसके बाद दिस, उसके बाद दिस, उसके बाद दिस। तो हम लोग बोल सकते हैं ये दोनों सबसे स्ट्रांगेस्ट है, स्ट्रांगेस्ट लिगांड है। तो अभी ये स्ट्रांगेस्ट एंड वीकेस्ट ये सब क्या है? ये इधर जो है सब वीकेस्ट है। तो ये सीरीज को याद रख लो, ये क्यों वीक है, ये क्यों स्ट्रांग है, मैं अभी ये नहीं बोलूंगा। क्यों नहीं बोलूंगा? ये बोलने के लिए मुझे थोड़ा एडवांस क्लास लेना पड़ेगा। अभी CFT इसका बिहेवियर एक्सप्लेन नहीं कर पाया, तो मैं भी नहीं करूंगा। क्यों? अगर CFT अगर एक्सप्लेन कर पाता तो मैं करता, लेकिन इसके लिए हम लोग को कुछ दूसरा प्रिंसिपल चाहिए होगा, तो वो मैं दिखाऊंगा। मेरा नेक्स्ट क्लास जो आएगा उसमें, मैं नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास जो आएगा उसमें मैं बोलूंगा क्यों ऐसा हो रहा है। अभी के लिए याद रखो ये सब स्ट्रॉन्ग लिगांड्स है, ये सब वीक लिगांड्स है। अभी स्ट्रॉन्ग लिगांड्स और वीक लिगांड्स क्या है? जब वीक लिगांड होगा, जब वीक लिगांड होगा, जब वीक लिगांड होगा तो ये d ऑर्बिटल को, ये जो 5 d ऑर्बिटल है इसको, इसका डेल वैल्यू स्मॉल होगा। और जब स्ट्रॉन्ग लिगांड होगा, ये याद रखना, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जब स्ट्रॉन्ग लिगांड होगा लाइक COCl, ये डेल वैल्यू लार्ज होगा, डेल वैल्यू लार्ज होगा। अभी स्ट्रॉन्ग लिगांड लिथियम कहां होगा? अरे कल मैंने दिखाया था ना तुम लोगों को कि Ml6, और यहां पे तो चार्ज होता ही है, तो L लिगांड है। कभी कभी क्या होता है MlCm ऐसे इसके साथ भी बॉन्ड कर सकता है, तो ये स्ट्रॉन्ग लिगांड हुआ। कभी कभी क्या होगा, M पकड़ लो NH3 के साथ बॉन्ड किया या फिर H2 के साथ बॉन्ड किया, सेम कॉम्प्लेक्स, तो ये वीक लिगांड है। तो यहाँ पे M मेटल के साथ जो लिगांड बॉन्ड किया ये वीक लिगांड है, यहाँ पे मेटल के साथ एक स्ट्रॉन्ग लिगांड बॉन्ड किया। तो जब उसका हम लोग CFT स्टडी करेंगे उस मेटल का, तब ऑब्वियसली उसका मेटल का d ऑर्बिटल को हम लोग ऐसे स्प्लिट करेंगे। तो जब H2 के साथ स्प्लिट होगा कुछ ऐसा होगा, ये स्मॉल होगा, और जब स्ट्रॉन्ग CO के साथ बॉन्ड होगा तो कुछ ऐसा होगा। ये पकड़ लो MCO6 N प्लस का है, और ये पकड़ लो MH2O6 N प्लस का कॉम्प्लेक्स है। तो इसमें डेल स्मॉल होगा, इसमें डेल लार्ज होगा। अभी इसका एप्लीकेशन क्या है ये हम लोग देखेंगे, इसका एप्लीकेशन क्या है ये भी हम लोग देखेंगे। फिलहाल तो ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद रखो, और इस सीरीज का एक बात है, एक बात मैं बोल सकता हूं, देखा गया कौन सा लिगांड ज्यादा स्ट्रॉन्ग बोलते हैं। इसका स्ट्रॉन्ग क्यों मैं एकदम समझा के दूंगा, डोंट वरी, पूरा समझ में आएगा तुम लोगों को जब समझाऊंगा। अभी फिलहाल याद रखो ये सब स्ट्रॉन्ग क्यों है। जनरली देखा गया जो सब लिगांड के पास अनसैचुरेशन होता है, अनसैचुरेशन, वो सब स्ट्रॉन्ग होता है। अनसैचुरेशन लिगांड, अनसैचुरेटेड लिगांड स्ट्रॉन्ग होता है, याद रखना ये बात, अनसैचुरेटेड लिगांड स्ट्रॉन्ग होता है। जैसे ये देखो अनसैचुरेटेड है, C ट्रिपल बॉन्ड CN, ये C ट्रिपल बॉन्ड O, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, उसके बाद जैसे हमारे पास और भी कुछ है, C ट्रिपल बॉन्ड C, ये वाला एसिटाइलिन, यहाँ पे नहीं लिखा, कार्बन स्पीशीज है। ये भी तुम्हारा आएगा कि एक मल्टीपल बॉन्ड वाला सिस्टम है, अनसैचुरेशन है इसमें। तो जो जो लिगांड में अनसैचुरेशन होता है देखा गया वो सब लिगांड स्ट्रॉन्ग होता है। क्यों? क्योंकि देखा गया ये सब लिगांड बैक बॉन्डिंग करता है, बैक बॉन्डिंग। रीजन है बैक बॉन्डिंग, रीजन है बैक बॉन्डिंग। इसको पाई एसिड लिगांड भी बोलते हैं, पाई एसिड लिगांड भी बोलते हैं। जो सब लिगांड में अनसैचुरेशन होता है, जो सब लिगांड में अनसैचुरेशन होता है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड सिस्टम, उसमें बैक बॉन्डिंग होता है, उन सब लिगांड को पाई एसिड लिगांड बोलते हैं। ये हम लोगों के लिए टोटली एक मिस्ट्री है, ये अभी हम लोग नहीं पढ़ेंगे, अभी बाद में पढ़ेंगे, लेटर। लेकिन कैसे होता है देखेंगे। अभी के लिए रीजन याद रखो, अनसैचुरेशन होने से बैक बॉन्डिंग होता है, और इसको पाई एसिड, इन सब जो सब में अनसैचुरेशन होता है उन सब लिगांड को पाई एसिड लिगांड बोलते हैं। कभी कभी देखना सिर्फ अनसैचुरेशन भी नहीं,
अगर कोई लिगैंड में वैकेंट ऑर्बिटल रहा, वैकेंट ऑर्बिटल रहा, वो भी ऐसा बैक बॉन्डिंग शो कर सकता है। अगर लिगैंड में कुछ वैकेंट ऑर्बिटल रहा, लाइक वैकेंट डी ऑर्बिटल, ऐसा कुछ रहा, तो लिगैंड बैक बॉन्डिंग शो करेगा। मैं दिखाऊंगा, ये सब मैं आऊंगा, अभी के लिए जस्ट इतना याद रखो। तो अभी देखो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ बैक बॉन्डिंग हो रहा है, अरे यहाँ पे बॉन्डिंग ही नहीं हो रहा है, तो बैक बॉन्डिंग में कैसे दिखाऊंगा? सीएफटी क्या बोल रहा है? सीएफटी बोला क्या बॉन्डिंग हुआ? नहीं नहीं, सीएफटी बोला इंटरेक्शन बिटवीन मेटल एंड लिगैंड्स आर प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो यहाँ पे कोई भी बॉन्ड नहीं हो रहा है। तो अगर बॉन्ड नहीं हो रहा है तो हम लोग इसको बैक बॉन्डिंग कैसे दिखाएंगे? तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ फिलहाल हम लोग इस पार्ट में साइलेंट रहेंगे। क्लियर? तो ये गया लिगैंड का इफेक्ट। लिगैंड स्ट्रॉन्ग होने से ये बढ़ेगा, लिगैंड वीक होने से ये घटेगा, सिंपल। अभी देखो कैसे हम लोग इसमें इलेक्ट्रॉन पुट करेंगे। देखो इलेक्ट्रॉन पुट करने का एक तरीका होता है, जैसे ये डिपेंड करेगा कितना सेपरेशन है, कितना सेपरेशन बिटवीन इसके ऊपर डिपेंड करेगा इलेक्ट्रॉन कैसे पुट करेंगे हम लोग। अगर डेल, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, रुको थोड़ा छोटा करके लिखता हूँ इधर, ताकि मैं एक साइड में दिखा सकूं। ये पकड़ लो, यहाँ पे पकड़ लो डेल, अच्छा इसको मैं हटा ही देता हूँ, यहाँ पे पकड़ लो डेल स्मॉल ही पकड़ लो, डेल स्मॉल, और यहाँ पे पकड़ लो डेल लार्ज। अभी पता है डेल स्मॉल कब होता है, डेल लार्ज कब होता है, ये टोटली मेटल के ऊपर डिपेंड करता है और लिगैंड के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये हम लोग बाद में निकालेंगे कौन सा वाला डेल ज्यादा है, कौन सा वाला, एक हम लोग एग्जांपल भी देखेंगे किसमें डेल ज्यादा है, किसमें डेल ज्यादा है, किसमें डेल कम है, हम लोग देखेंगे बाद में। अभी पकड़ लो हमारे पास एक सिस्टम है D1 सिस्टम, D1 सिस्टम में एक एग्जांपल दिखाता हूं। Ti टाइटेनियम H2O 6 3+, देखो इसमें H2 एक न्यूट्रल लिगैंड है, तो टाइटेनियम 3+ आया, टाइटेनियम 3+ आया। तो अभी देखो इसमें टाइटेनियम 3+ है, मतलब क्या है, टाइटेनियम का क्या कॉन्फ़िगरेशन था, टाइटेनियम का कॉन्फ़िगरेशन था 4s2 3d1, 3+ है मतलब सब चला गया, 4s भी 0, 3d भी 0, सॉरी स्कैंडियम टाइटेनियम का 2 है, 22 है, तो d2 है, तो d1 होगा, 4s0 d1 होगा टाइटेनियम का। क्लियर? मतलब d में ये D1 सिस्टम है। D1 सिस्टम के लिए इसको हम लोग कैसे फील करेंगे? ये है फ्री मेटल फ्री, और ये आया कॉम्प्लेक्स, ये आया कॉम्प्लेक्स का डायग्राम। तो अभी D1 कहां पे इलेक्ट्रॉन देंगे हम लोग? D1 ऑब्वियसली यहां पे देंगे, यहां पे दे सकते हैं। क्लियर? D1 सिस्टम। अभी हमारे पास एक पकड़ लो कोई D2 सिस्टम है, D2 सिस्टम है, तो D2 हम लोग यहां पे देंगे। अभी पकड़ लो पहले गया D1 D2, अभी गया D3 सिस्टम, कोई भी कॉम्प्लेक्स में दिखाऊंगा बाद में एग्जांपल। D3 ऐसे आया, D4 जब इसका स्मॉल है, ये स्मॉल है, यहां पे आया, D5 यहां पे आएगा। ये पूरा हुन्स रूल फॉलो किया, क्या फॉलो किया? हुन्स रूल, पहले सिंगली फील्ड होगा, उसके बाद डबली फील्ड होगा। अभी आया D6, तो D6 को ऐसे करेंगे, D7 ऐसे, D8 ऐसे, D9 ऐसे, और D10 ऐसे, ये हुआ D10 सिस्टम। तो अगर ये स्मॉल हुआ तो पहले सिंगली फील्ड होगा, अगर स्मॉल है तो ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। ये मैं बाद में आऊंगा, ये मैं दिखाऊंगा कैसे लो स्पिन और कैसे हाई स्पिन होता है, मैं दिखा रहा हूं। ये तो गया ये पूरा सिस्टम कैसे हुआ। अभी यहाँ पे पकड़ लो, ये है मेटल, फ्री मेटल, और यहाँ पे कॉम्प्लेक्स है, कोई भी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, तो ये लार्ज है, पकड़ लो। तो लार्ज सिस्टम के लिए D1 तो यहाँ पे आएगा, D2 यहाँ पे, D3 यहाँ पे, D4। अब ये इतना लार्ज है ना, तो पहले इलेक्ट्रॉन बोलेगा नहीं इतना ज्यादा एनर्जी चाहिए मुझे ऊपर उठने के लिए, तो मैं क्या करता हूं, पहले प्यार हो जाता हूं, उल्टा होगा उनका, पहले प्यार ही होगा, क्योंकि ये डेल तो बहुत लार्ज है, ऊपर नहीं जाने, मतलब ऊपर जाने का मन नहीं उसको। D5 यहाँ पे आएगा, D6 यहाँ पे आएगा, D7 अभी और कोई चांस नहीं, अभी जाना ही पड़ेगा, 7, D8 यहाँ पे, सॉरी ये यहाँ पे तो हुन्स रूल बोलेगा, यहाँ आएगा, D9 यहाँ पे जाएगा, ओके सॉरी यहाँ पे थोड़ा गलती हो गया, पेयरिंग में थोड़ा गलती हो गया, करेक्शन।
D1 तो ये गया, D2 ये गया, D3 ये गया, D4 सिंगल फील्ड, हाँ ठीक ही तो है, ठीक ही किया था मैंने। D5 ये आएगा, D6 ये आएगा, D7 ये आएगा, D8 ये आएगा, D9 ये आएगा, D10 ये आएगा। मैंने ठीक ही किया था एक्चुअली, मुझे लगा कुछ गलती हुआ इसलिए मैंने काटा, ठीक है। तो जो भी ठीक ही किया था। तो क्या देखा हम लोगों ने, पहले जब भी कोई लार्ज सिस्टम होगा, जैसे मैं ये तो समझ में आया, अगर ये स्मॉल हुआ पहले सिंगली फील्ड होगा, और ये लार्ज हुआ तो पहले ये 3 फील्ड होगा सिंगली फील्ड, उसके बाद ये पेयरिंग अप होगा, उसके बाद इजी लेवल में जाएगा। ये रहा हमारा इजी लेवल और ये रहा हमारा T2G लेवल। याद रहेगा, हमेशा याद रखना, अगर डेल वैल्यू स्मॉल हुआ पहले सिंगली फील्ड होगा, हुन-सुन फॉलो करेगा, डेल वैल्यू लार्ज होगा तो हुन-सुन फॉलो नहीं करेगा, पहले डबली फील्ड होगा उसके बाद ऊपर जाएगा, ऊपर बाद में जाएगा। याद रखना ये बात, क्लियर? ओके, तो मैं अभी एक एग्जांपल दिखाता हूं तुम लोग को। ये गया हम लोग का हाई स्पिन का कॉम्प्लेक्स, याद रखना हाई स्पिन, ये है लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, ये है हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। इसको हाई स्पिन एंड लो स्पिन क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि मैं एक एग्जांपल देता हूं, पकड़ लो एक D5 का एग्जांपल देता हूं। पकड़ लो एक मेटल है, अभी D5 है, D5 है, और यहां पे पकड़ लो क्विक लिगैंड है। क्विक लिगैंड पता है ना, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देख लेना। क्विक लिगैंड मतलब ये डेल स्मॉल है या ज्यादा है, ये डेल स्मॉल होगा, और यहां पे पकड़ लो सेम एक D5 सिस्टम ही है, लेकिन ये जो डेल है, डेल लार्ज है। क्यों? पकड़ लो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लिगैंड है, कुछ स्ट्रॉन्ग लिगैंड है कुछ। तो अभी D5 को कैसे पुट करेंगे हम लोग, यहाँ पे टोटल D5 इलेक्ट्रॉन है, D5 तो 5 को स्मॉल है, याद रखना ये जब स्मॉल है तो जब भी स्मॉल होगा पहले सब सिंगली फील्ड हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों का डिस्टेंस कम है तो इलेक्ट्रॉन इजीली ऊपर चला जाएगा। क्यों मैं बोल रहा हूं, यहाँ पे D लार्ज है, डेल लार्ज है, अभी D5 कहां पे जाएगा, अभी सोचेगा मैं यहाँ पे आऊंगा, यहाँ पे आऊंगा, यहाँ पे आऊंगा, अभी कहां जाऊं, अभी यहाँ पे जाऊं या यहाँ पे जाऊं, ये कुछ चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, ये डेल वैल्यू के ऊपर तो डिपेंड करता है। जब भी डेल लार्ज होगा तो ये हमेशा पहले पेयरिंग अप होगा, नीचे पूरा पेयरिंग अप खत्म होगा, उसके बाद ऊपर जाएगा। ये डिपेंड करता है हमारे पास कौन सा ज्यादा है, एक्चुअली डेल नॉट ज्यादा है, यहाँ पे क्या है देखो, डेल नॉट लेस देन पेयरिंग एनर्जी, डेल नॉट लेस देन पेयरिंग एनर्जी, यहाँ पे क्या है, डेल नॉट ग्रेटर देन पेयरिंग एनर्जी, डेल नॉट ग्रेटर देन पेयरिंग एनर्जी। देखो जब भी कोई इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में पेयर हो रहा है, यहाँ पे रिपल्शन तो होगा ही, इसलिए तो हुन-सुन बोले थे। हुन-सुन क्या बोले थे, हमारे पास जब भी मौका मिलेगा पहले इलेक्ट्रॉन का हम लोग सिंगली फील करेंगे, उसके बाद पेयर करने का कोशिश करेंगे। क्यों? जब भी पेयरिंग करते हैं, पेयरिंग में स्टेबिलिटी आता है, एक साथ कुछ डिस्टेबलाइज भी होता है सिस्टम। क्यों? बिकॉज पेयरिंग में एनर्जी चाहिए होता है, हम लोग को 2 इलेक्ट्रॉन एक ही चार्ज का है, रिपल्शन होगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, क्यों ये हुआ, यहाँ पे डेल जो है वो पेयरिंग एनर्जी किसको बोलते हैं, जब 2 इलेक्ट्रॉन को हम लोग एक जगह पे रखेंगे तो जितना एनर्जी देना पड़ेगा उसको एक साथ रखने के लिए, उल्टा रहता है, स्पिन उल्टा रहता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन चार्ज तो सेम ही है ना, थोड़ा बहुत तो रिपल्शन रहेगा ही, तो उस रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए जो एनर्जी देके उसको वहां पे टिका के रखना पड़ता है, उसको बोलते हैं पेयरिंग एनर्जी। तो अभी देखो यहाँ पे डेल वैल्यू है, ये पेयरिंग एनर्जी से कम है। डेल वैल्यू जब पेयरिंग एनर्जी से कम होगा तब पेयर नहीं होगा, क्योंकि पेयर करने के लिए ज्यादा एनर्जी मतलब हम लोग को चाहिए होता है, और ऊपर जाने के लिए कम एनर्जी चाहिए होता है। क्योंकि देखो डेल वैल्यू पी से बड़ा है, पी से छोटा है, अगर डेल पी से छोटा है तो इलेक्ट्रॉन कौन सा ज्यादा पसंद करेगा, डेल या फिर पी? पी होने के लिए मतलब पेयर होने के लिए उसको ज्यादा एनर्जी चाहिए होगा, और डेल में जाने के लिए, ऊपर जाने के लिए उसको कम एनर्जी मतलब चाहिए होगा, तो इलेक्ट्रॉन कौन सा काम करेगा, इलेक्ट्रॉन सिंपली ऊपर चला जाएगा। तो हमेशा याद रखना जब भी डेल स्मॉल होता है, कब होता है, जब क्विक फील्ड लिगैंड होता है, तब ये डेल वैल्यू पी से स्मॉल ही होता है, पेयरिंग एनर्जी से स्मॉल होता है। सिमिलरली यहाँ पे जब स्ट्रॉन्ग लिगैंड होगा ये डेल वैल्यू लार्ज होगा, स्ट्रॉन्ग लिगैंड होने से ही लार्ज होगा। हमेशा याद रखना लार्ज होने से ही हम लोगों को पहले सिंगली फील्ड करना है, उसके बाद लार्ज होने से पहले हम लोग को डबली फील्ड करना है, उसके बाद ऊपर जाना है। पहले हम लोग पूरा नीचे फील कर देंगे, उसके बाद ऊपर जाएंगे, और स्मॉल होने से पहले सिंगली फील्ड होगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, ओके यहाँ पे एक उल्टा लिखा, ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, और ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है। जब लार्ज होगा तो लो स्पिन होगा, ठीक है, सॉरी फॉर दैट।
फॉर दैट मिस्टेक, अनइंटेंशनली एक मिस्टेक हुआ था वो। ये हाई स्पिन है और ये लो स्पिन है एक्चुअली। क्यों हो रहा है ये इस बात में मैं आ रहा हूँ, डोंट वरी। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड होने से ये लार्ज होगा। तो अभी देखो डेल वैल्यू जो है वो पेयरिंग एनर्जी से ज्यादा हो गया। पहले डेल वैल्यू पेयरिंग एनर्जी से कम था, लेकिन अभी डेल वैल्यू पेयरिंग एनर्जी से ज्यादा हो गया। क्यों ज्यादा हुआ? क्योंकि पेयरिंग एनर्जी से ये तो ऑलरेडी क्यों स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगांड है, ये ज्यादा हो गया। तो अभी इलेक्ट्रॉन को अगर ऊपर जाना है, मतलब ये डेल वैल्यू क्या बोलते हैं हम लोग? डेल वैल्यू बोलता है इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा। डेल वैल्यू ज्यादा है, मतलब ये बहुत ज्यादा है। अभी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाने में जितना एनर्जी चाहिए होगा, पेयर करने में कम एनर्जी चाहिए। इसीलिए क्या करता है, इलेक्ट्रॉन पेयर अप होता है और यहाँ पे डेल वैल्यू ज्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पेयर अप होता है, सिंगली फील्ड नहीं होता है। तो यहाँ से हम लोग कंपेयर कर सकते हैं, वीक फील्ड एंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगांड होने से डेल स्मॉल होगा और यहाँ पे डेल लार्ज होगा। डेल स्मॉल होने से पहले सिंगली फील्ड होगा, लार्ज होने से पहले डबली फील्ड होगा। तो इसको हम लोग डेल ग्रेटर देन पेयरिंग एनर्जी बोलते हैं, यहाँ पे डेल लेस देन पेयरिंग एनर्जी बोलते हैं। अभी इसको हाई स्पिन और इसको लो स्पिन क्यों बोल रहे हैं, ये देखो। इसको हम लोग हाई स्पिन क्यों बोल रहे हैं, इसको हम लोग हाई स्पिन क्यों बोल रहे हैं, इसको हम लोग लो स्पिन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये डी5 सिस्टम है, ये भी डी5 सिस्टम है। लेकिन स्पिन देखो, अगर स्पिन कैलकुलेट करोगे, स्पिन मतलब क्या है, एस हम लोग एस से निकालते हैं, 1 2 3 4 5। तो क्या है टोटल 5 इलेक्ट्रॉन है जिसका स्पिन हाफ है। तो क्या है 5/2 आया। और यहाँ पे स्पिन क्या है देखो, यहाँ पे स्पिन क्या है, यहाँ पे स्पिन है 0 0 और यहाँ पे हाफ, यहाँ पे हाफ है, यहाँ पे हाफ है। तो ऑब्वियसली इसका स्पिन ज्यादा है ना, स्पिन मल्टीप्लिसिटी जो इसका है ये ज्यादा है। हम लोग स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकाल सकते हैं, कैसे निकालते हैं स्पिन मल्टीप्लिसिटी? 2s + 1 से निकालते हैं ना। तो इसका s कितना निकला, ये निकला 2 + 1, तो क्या आएगा 6। और इसका क्या आएगा 2 × ½ + 1 = 2। इसका जो स्पिन मल्टीप्लिसिटी होगा इसका 2 होगा और इसका स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या होगा 6 होगा। क्यों 6 हो रहा है? क्योंकि इसका टोटल 5 इलेक्ट्रॉन्स है, 5 इलेक्ट्रॉन्स है टोटल। तो 5 × ½ स्पिन। तो उसके बाद ये जो हुंस का फॉर्मूला था 2s + 1 से हम लोग स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकाल सकते हैं। इससे देखा हम लोग का इसका स्पिन मल्टीप्लिसिटी ज्यादा है, तो ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है। इसका स्पिन मल्टीप्लिसिटी कम है, इसलिए लो स्पिन है, क्योंकि इसमें पेयरिंग हो रहा है। पेयरिंग होने से स्पिन कैंसिल हो जाता है, इसीलिए इसका लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है। याद रखना, जब भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगांड होगा डेल ज्यादा होगा, डेल ज्यादा होने से डेल पी से भी ज्यादा होगा और यहाँ पे लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा। अभी से हम लोग इसको लो स्पिन हाई स्पिन बोलेंगे। और यहाँ पे वीक लिगांड होने से डेल स्मॉल होगा और यहाँ पे हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा। क्लियर? ये बात पूरा क्लियर? ओके। तो कॉम्प्लेक्स हम लोगों ने देखा 2 टाइप का होता है। एक ही कॉन्फ़िगरेशन का हम लोगों ने देखा D5 का, एक लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, एक हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है। डिपेंडिंग ऑन द मेटल एंड डिपेंडिंग ऑन द लिगांड, पकड़ लो मेटल सेम ही है, तो डिपेंडिंग ऑन द लिगांड हम लोग डिसाइड करेंगे कौन सा कंपाउंड लो स्पिन होगा और कौन सा कंपाउंड हाई स्पिन होगा। पकड़ लो, यहाँ पे एक D7 कॉम्प्लेक्स है, D7 कॉम्प्लेक्स है। इसके साथ यहाँ पे जो लिगांड है, मैं बोल दे रहा हूं क्या लिगांड है। लिगांड है क्लोरीन माइनस, Cl माइनस। कॉम्प्लेक्स का मैं स्ट्रक्चर नहीं दे रहा हूं, ऐसे ही हम लोग लिख रहे हैं रैंडमली। यहाँ पे पकड़ लो लिगांड जो है Cn है, Cn है लिगांड, Cl माइनस। तो अभी बोलो ये D7 जो इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, इसको कैसे फिलअप करेंगे? ये Cl है, मतलब ये डेल वैल्यू, यहाँ पे डेल वैल्यू याद रखना स्मॉल है, यहाँ पे डेल वैल्यू स्मॉल है, ये बात भूलना मत। ये Cn है, डेल लार्ज है। डेल लार्ज मींस पेयरिंग एनर्जी से भी लार्ज होगा। यहाँ पे ये कंडीशन है, डेल पेयरिंग एनर्जी से लार्ज है और यहाँ पे क्या कंडीशन है, डेल पेयरिंग एनर्जी से कम है। तो यहाँ पे स्मॉल है, Cl है, तो ये क्या स्पिन होगा, ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स याद रखना, जब भी वीक फील्ड लिगांड होगा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा, जब भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगांड होगा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा। तो यहाँ पे D7 कैसे देंगे, हाई स्पिन, 1 2 3 4 5 हाई स्पिन। पहले सबको एक ही स्पिन में दो, हाई स्पिन, उसके बाद 2 3 सॉरी 6 7 ऐसे। लेकिन इसमें देखो 1 2 3 ऊपर जाएगा नहीं जाएगा, क्योंकि डेल ग्रेटर देन पी है, डेल वैल्यू पेयरिंग एनर्जी से ज्यादा है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रेफर करेगा ठीक है पेयरिंग कर लेते, क्योंकि पेयरिंग में भी मुझे एनर्जी चाहिए और डेल ऊपर जाने में भी एनर्जी चाहिए, तो बेकार में ऊपर जाने में इतना ज्यादा एनर्जी क्यों खर्चा करना, पेयरिंग ही कर लेते। तो ऐसे आएगा, देखो 3 4 5 6, अभी 6 हो गया। अभी एक इलेक्ट्रॉन कहा जाएगा, अभी इसको यहाँ पे जाना ही पड़ेगा और जगह नहीं है ना, तो अभी ये यहाँ पे गया। तो देखो 7 इलेक्ट्रॉन, ये देखो ये 7 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इसका अरेंजमेंट देखो,
और ये 7 इलेक्ट्रॉन है, इसका अरेंजमेंट देखो। तो इसलिए इसको लो स्पिन बोलते हैं और इसलिए इसको हाई स्पिन बोलते हैं। इन दोनों का मैग्नेटिक बिहेवियर भी अलग होगा। ये दो कंपाउंड अलग अलग है कंपाउंड, एक मेटल का क्लोरीन के साथ कोऑर्डिनेटेड है, एक मेटल का सीएन के साथ कोऑर्डिनेटेड है। दोनों ही D7 कॉम्प्लेक्स है, लेकिन दोनों का कलर भी डिफरेंट होगा कंपाउंड का, दोनों का मैग्नेटिक मोमेंट भी डिफरेंट होगा। क्यों? क्योंकि दोनों का इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन देखो ना, पूरा डिफरेंट है, पूरा डिफरेंट है। समझ में आया पूरा? कैसे हम लोग ये निकालेंगे? क्लियर? ओके। कैसे हम लोग हाई स्पिन लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं, ये हम लोगों ने आज सीखा। अभी लो स्पिन हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है ना, ठीक है। ओके, तो अभी हम लोग देखेंगे क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलाईजेशन एनर्जी कैसे निकालते हैं। क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलाईजेशन एनर्जी, स्टेबिलाईजेशन एनर्जी, CFSE इसको बोलते हैं। देखो, जब भी कोई 5, हम लोग को ये तो पता है, अभी इस चैप्टर में हम लोग को यही ड्रॉ करना है सिर्फ, T2G EG। याद रखना, हमेशा हम लोग को पता है d ऑर्बिटल इज स्टेबिलाइज्ड बाय -0.4 del O और डिस्टेबिलाइज्ड बाय +0.6 del O। तो अभी याद रखना, जब भी लिगांड इसको स्प्लिट करेगा ऐसे, उसके बाद हम लोग को क्या करना है, हम लोग को देखना है कॉम्प्लेक्स में मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, उस हिसाब से मेटल सेंटर में कितना इलेक्ट्रॉन है वो तो हम लोग को पुट करना होगा ना। पकड़ लो, यहाँ पे हमारे पास D1 सिस्टम है, तो ये D1 इलेक्ट्रॉन हम लोग कहाँ देंगे? ऑब्वियसली लोअर एनर्जी को पहले देंगे, लोअर एनर्जी में पहले देंगे। तो यहाँ पे लिगांड का कोई इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा। याद रखिए, एक बहुत ही कंफ्यूजन है कि लिगांड मेटल के साथ बॉन्ड हो रहा है, तो सिर्फ क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलाईजेशन एनर्जी में या फिर CFT में हम लोग क्या करते हैं, हमेशा मेटल का इलेक्ट्रॉन देते, तो लिगांड का इलेक्ट्रॉन गया कहाँ? अरे लिगांड तो इंटरेक्शन किया, प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक, मत भूलो। कोई ऑर्बिटल शेयरिंग, कोई ऑर्बिटल ओवरलैपिंग नहीं हुआ, लिगांड का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नहीं आएगा, सिर्फ मेटल का आएगा। हम लोग मेटल के साथ लिगांड बॉन्ड कर लिया थ्रू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अभी देखना है आफ्टर दैट इंसिडेंट, आफ्टर दैट इज हैपनिंग, मेटल के सर पे कितना चार्ज आया, मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है वो देखना है हम लोग को। तो वही यहाँ पे मेन मुद्दा है। मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट पकड़ लो, यहाँ पे Ti3+ है, मैंने ये कॉम्प्लेक्स का एग्जांपल ले रहा हूँ, Ti6 3+। ये वाटर के साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से कोऑर्डिनेट बॉन्ड किया और उस प्रोसेस में उसके सर पे 3+ चार्ज आ गया। ये कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में तुम लोगों को समझ में आ जाएगा कैसे आता है। तो मेटल का 3+ मींस यहाँ पे D1 सिस्टम, तो ये D1 सिस्टम कहाँ जाएगा? यहाँ पे जाएगा। तो याद रखना, हमेशा जब भी कोई इलेक्ट्रॉन d ऑर्बिटल का T2G में जाता है, तो वो सिस्टम को इतना अमाउंट स्टेबिलाइज करता है, इतना अमाउंट स्टेबिलाइज करता है। जब भी इलेक्ट्रॉन T2G में जाएगा, द ओवरऑल कॉम्प्लेक्स इज स्टेबिलाइज्ड बाय दैट अमाउंट, जितना इलेक्ट्रॉन जाएगा उतना स्टेबिलाइज होगा। मतलब यहाँ पे अगर एक इलेक्ट्रॉन गया तो इट इज स्टेबिलाइज्ड, द होल सिस्टम इज स्टेबिलाइज्ड बाय 0.4 del naught, मतलब इसका इतना अमाउंट डिक्रीज हुआ एनर्जी। अगर पकड़ लो ये इलेक्ट्रॉन, कभी ऐसा नहीं होगा, इस केस में तो ऐसा नहीं होगा, फिर भी पकड़ लो हाइपोथेटिकल स्टेट, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गया, जब भी कोई एक इलेक्ट्रॉन EG में जाएगा तो वो सिस्टम को टोटल इतना अमाउंट डिस्टेबिलाइज करेगा, इसका एनर्जी राइज करेगा, इतना अमाउंट डिस्टेबिलाइज करेगा। याद रखना, जब भी कोई इलेक्ट्रॉन T2G में आएगा तो वो इलेक्ट्रॉन सिस्टम को इतना अमाउंट इनटू कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आया उतना स्टेबिलाइज करेगा, क्योंकि ये एनर्जी को क्या कर रहा है, ये है मेन एनर्जी, उससे कम हुआ ना, तो ओवरऑल कॉम्प्लेक्स का एनर्जी कम हो रहा है। Whereas जब भी इलेक्ट्रॉन EG में जाएगा, each electron destabilize the system by this amount, and यहाँ पे जब आएगा each electron stabilize the system by this amount. Very simple. तो यहाँ से एक फॉर्मूला आया, देखो मैं दिखाता हूँ फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला कुछ ऐसा है, CFSE is equal to NT2G into minus 0.4 क्या del naught प्लस क्या है, प्लस यहाँ पे आएगा NEG into 0.6 del naught, 0.6 del naught, ये वैल्यू आएगा हम लोग का कुछ इस तरह।
N T2G माइनस दिस NEG प्लस दिस। हम लोगों को पता है ये जब भी इलेक्ट्रॉन EG में जाता है इलेक्ट्रॉन एनर्जी हाई होता है, मतलब सिस्टम को डिस्टेबलाइज कर रहा है, और यहाँ पे जब भी इलेक्ट्रॉन T2G में आएगा सिस्टम को स्टेबलाइज कर रहा है बाय दिस अमाउंट, तो इसीलिए इसको माइनस एंड प्लस साइन जो है यहाँ पे प्लस है, माइनस एंड प्लस साइन जो है वो क्या क्या इंडिकेट करता है, माइनस एंड प्लस साइन जो है वो इंडिकेट करता है कि सिस्टम स्टेबलाइज हो रहा है या डिस्टेबलाइज हो रहा है। माइनस मींस यहाँ पे ये माइनस एनर्जी कम हो रहा है, स्टेबलाइज हो रहा है, ये प्लस एनर्जी हाई हो रहा है, डिस्टेबलाइज हो रहा है। कोई भी चीज का अगर एनर्जी लो होता है तो वो स्टेबलाइजेशन होता है। इन केमिस्ट्री जब भी किसी चीज का एनर्जी लो होता है वो स्टेबलाइज होता है, जब भी किसी चीज का एनर्जी हाई होता है वो डिस्टेबलाइज होता है। क्लियर? तो ये है फॉर्मूला। N-T2G मींस T2G में कितना इलेक्ट्रॉन है, NEG मींस EG में कितना इलेक्ट्रॉन है। तो इस हिसाब से हम लोग अगर अभी निकालेंगे, देखो हम लोग अगर अभी निकालेंगे कोई भी पकड़ लो, यहाँ पे मैं एक सिस्टम देता हूँ, ऐसे ही ड्रॉ करके रखता हूँ इसको। ये आया हमारा T2G और ये आया हमारा EG, और ये सेम मैं एक और ड्रॉ करता हूँ, ये आया T2G, ये आया EG। अभी पकड़ लो इधर सब वीक फील्ड लिगेंड है, वीक लिगेंड मींस क्या है, ये हमेशा याद रखना रे, भूलना मत। वीक लिगेंड मींस हाई स्पिन, ये भूलना मत, ये भूले तो सब गया, ये भूले तो सब गया। स्ट्रॉन्ग फील्ड मींस क्या है, लो स्पिन। सब कंडीशन में लिख रहा हूं। हाई स्पिन मतलब कौन सा कम है, डेल नॉट कम है पेयरिंग एनर्जी से, यहाँ पे डेल नॉट ज्यादा है पेयरिंग एनर्जी से, इसीलिए तो लो स्पिन है। ये सब कंडीशन तुम लोगों को याद रखना है। अभी पकड़ लो, इसमें D1 सिस्टम, इसमें D1 सिस्टम, तो D1 सिस्टम के लिए दोनों का ही CFSE देखो सेम आ रहा है, दोनों का ही अगर CFSE कैलकुलेट करेंगे, CFSE आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, कितना आया 1 इंटू T2G में 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 इंटू -0.4 प्लस कितना आएगा, प्लस कितना आएगा, EG में कोई इलेक्ट्रॉन है, नो EG में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ओवरऑल इसको डेल दे सकते हो बाहर एक साथ, तो इसमें क्या आएगा -0.4 डेल। इसका CFSE देखो, इसका अगर CFSE आता है तो क्या आएगा, इसका भी CFSE इतना ही आएगा सेम, क्योंकि सेम ही तो कॉन्फ़िगरेशन ना। तो इसमें फॉर D1 सिस्टम ये डेल वैल्यू मतलब ये लो स्पिन हो या हाई स्पिन हो सेम ही आएगा, अप टू D3 सिस्टम सेम ही आएगा। देखो D3 में क्या होगा, ये भी ऐसे होगा, ये भी ऐसे होगा, ये भी ऐसे होगा, ये भी ऐसे होगा, सेम। जैसे मैं पकड़ता हूं इसका D3 सिस्टम है ना, तो इसका एनर्जी क्या होगा, देखो अगर D3 सिस्टम है, इसमें आएगा 3 इलेक्ट्रॉन इंटू -0.4 प्लस 0 इंटू 0.6, तो इसका आएगा डेल नॉट, तो आएगा -1.2 डेल नॉट। तो इतना अमाउंट क्या हुआ, स्टेबलाइज हुआ। माइनस मींस डिस्टेबलाइज नहीं, माइनस मींस स्टेबलाइज, एनर्जी कम हुआ, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, माइनस मींस कम हुआ, मतलब सिस्टम इतना अमाउंट स्टेबलाइज हुआ 1.2। यहाँ पे क्या होगा, इसका भी वैल्यू सेम ही आएगा 1.2 डेल नॉट। क्लियर? ऐसे हम लोग क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी निकाल सकते हैं कोई भी कॉम्प्लेक्स का। तुम्हें क्वेश्चन आएगा कौन सा कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल है, तो हम लोग क्या करेंगे, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी निकालेंगे, उसके बाद हम लोग बोल सकते हैं कि कौन सा कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल है। एक एग्जांपल मैं देता हूं D4 का, D4 का एग्जांपल देता हूं। D4 का अगर एग्जांपल दूंगा, देखो तो 1 2 3 तो गया लो स्पिन में, ये हाई स्पिन है, सॉरी 1 2 3 तो गया। अभी 4 नंबर इलेक्ट्रॉन कहां आएगा, हाई स्पिन, डेल वैल्यू कम है पेयरिंग एनर्जी से, तो पेयर होगा क्या, नो पेयर नहीं होगा, क्योंकि डेल वैल्यू कम है, ऊपर जाएगा, और ऊपर से हाई स्पिन भी है ना, वीक लिगेंड है, ये कम है, ये कम है। यहाँ पे D4 का क्या होगा, यहाँ पे ये ज्यादा है पेयरिंग एनर्जी से, तो ये बोलेगा तो मैं पेयर ही करूंगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा है, डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग लिगेंड है ना। पकड़ लो यहाँ पे लिगेंड कुछ ऐसा है Cn-, और यहाँ पे लिगेंड कुछ पकड़ लो H2 है, लिगेंड स्ट्रॉन्ग लिगेंड, वीक लिगेंड। तो यहाँ पे D4 सिस्टम के लिए क्या होगा, देखो D4 सिस्टम के लिए CFSE क्या होगा, यहाँ पे 3 इंटू -0.4 प्लस क्या है 1 इंटू प्लस 0.6 और डेल नॉट, तो क्या होगा -1.2 प्लस 0.6, तो क्या आएगा आंसर, आई थिंक -0.6 ही आएगा, -0.6 ही आएगा ना क्या, यस -0.6 ही तो आ रहा है। ओके, तो ये आया हम लोग का क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। इसका देखते हैं हम लोग CFSE। तो बोलो तो कौन सा, मतलब देखने में कौन सा ज्यादा स्टेबल लग रहा है, मैं बोल रहा हूं ये ज्यादा स्टेबल होगा, क्यों, मैंने पहले ही बोला था जब भी कोई इलेक्ट्रॉन T2G में आएगा, ईच इलेक्ट्रॉन स्टेबलाइज द सिस्टम बाय
0.4 डेल। Whereas जब भी कोई इलेक्ट्रॉन Eg में जाएगा तब वो सिस्टम को डिस्टेबलाइज करता है पर इलेक्ट्रॉन बाय अमाउंट 0.6 डेल। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तब दोनों को जब हम लोग सम करेंगे तो माइनस एंड प्लस तो कमेगा ही ना। तो इसका ये हुआ, इसका देखते हैं हम लोग क्या होता है। इसमें आएगा टोटल 4 इलेक्ट्रॉन, 4 इंटू माइनस 4 डेल नॉट, तो आया इसका 1.6 डेल नॉट। तो देखो क्रिस्टल फ्री स्टेबलाइजेशन एनर्जी किसका ज्यादा है, इसका ज्यादा है। माइनस मत देखो रे, माइनस मींस सिंबल है, जस्ट साइन है, इसको समझा रहा है कि एनर्जी रिलीज हो रहा है, मतलब एनर्जी कम हो रहा है, यहाँ पे एनर्जी डिक्रीज हो रहा है। तो इन दोनों में कौन सा वैल्यू ज्यादा बड़ा है, ये वाला ज्यादा बड़ा है 1.6। तो हम लोग बोल सकते हैं जो कॉम्प्लेक्स है इन दो कॉम्प्लेक्स में से कौन सा कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल होगा, ये कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल होगा। क्यों, इसका क्रिस्टल फ्री स्टेबलाइजेशन एनर्जी इज मोर, ये लेस स्टेबल होगा, ये लेस स्टेबल होगा क्योंकि इसका क्रिस्टल फ्री स्टेबलाइजेशन एनर्जी लेस है कंपेयर टू दिस। तो ऐसे करके हम लोग D4 D5 बहुत कुछ निकाल सकते हैं। एक और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, एक और एग्जांपल पकड़ लो। D4 देखा हम लोगों ने, अभी D6 देखते हैं, D6 देखते हैं। तो D6 में क्या होगा, देखो D6 में ये तो लो स्पिन है तो ये पहले आएगा, अभी तो कुछ कर नहीं सकते, अभी ये पेयरिंग होना स्टार्ट होगा, पहले सिंगली फील्ड होगा उसके बाद पेयरिंग होगा। यहाँ पे कैसे होगा, 1 2 3 4 5 6 सब पेयरिंग हो जाएगा यहाँ पे। तो इन दोनों में से भी पता चल रहा है ये वाला ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि सब इलेक्ट्रॉन T2 में है, Eg में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं गया, तो मतलब ये ज्यादा स्टेबल होगा। अगर तुम लोग CFA से निकालोगे, अगर तुम लोग CFA से निकालोगे इसका तुम लोग देख पाओगे वैल्यू, और इसका अगर CFA से निकालोगे तो इसका भी वैल्यू देख पाओगे। इसका वैल्यू कितना होगा, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन कहाँ पे, सब T2 में ही है, सब T2 में ही है। तो 2.4 माइनस 2.4 डेल नॉट, वायरस यहाँ पे कितना होगा, 4 है, क्या है 4, कहाँ पे 4 है T2 में, 4 है T2 में, और 2 है Eg में, माइनस 1.6 एंड प्लस 1.2, तो माइनस 0.4 डेल, 0.4 डेल। देखो कितना ज्यादा, इन दोनों में से वैल्यू देखो इसका कितना ज्यादा है, तो ये बहुत स्टेबलाइज सिस्टम है और ये अनस्टेबल सिस्टम होगा कंपेयर टू दिस। ये सब रिलेटिव टर्म है, कंपेयर टू दिस कॉम्प्लेक्स इज लेस स्टेबल। क्यों, इसका क्रिस्टल फ्री स्टेबलाइजेशन एनर्जी कम निकला, इसका क्रिस्टल फ्री स्टेबलाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा निकला। क्लियर, तो ऐसे हम लोग इजीली निकाल सकते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स का क्रिस्टल फ्री स्टेबलाइजेशन एनर्जी। क्लियर, तो याद रखना ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये फॉर्मूला में मैंने कुछ मिस किया, इंटेंशनली मिस किया। मैंने क्या मिस किया, देखो ये जो CFSE का फॉर्मूला आता है ना, इसमें एक और टर्म आता है पेयरिंग एनर्जी। फॉर्मूला कुछ ऐसा है, n T2G इंटू माइनस 0.4 प्लस n Eg इंटू 0.6 डेल नॉट प्लस m इंटू पेयरिंग एनर्जी, m इंटू पेयरिंग एनर्जी, इसको भी इंक्लूड करना पड़ता है। लेकिन एक्चुअली क्या, ये पेयरिंग एनर्जी वैल्यू हम लोग को नहीं देगा। इन जब क्वेश्चन करता है ना, कभी कभी कुछ मैथमेटिकल प्रॉब्लम में पेयरिंग एनर्जी देगा, लेकिन इन जनरल पेयरिंग एनर्जी हम लोग को मालूम नहीं होगा, ये हम लोग को मालूम नहीं होगा। एक एक्सपेरिमेंटल केस है, अगर वैल्यू दिया हुआ होगा तो मालूम होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो ये पेयरिंग एनर्जी भी इंक्लूड होता है। जैसे यहाँ पे देखो, इसका मैं करता हूँ फिर से, ये क्या सिस्टम है, 1 4 5 6 D6 सिस्टम है। तो इसका अगर एग्जैक्ट CFA से हम लोग CFA जब कैलकुलेट करेंगे पेयरिंग एनर्जी को छोड़ने से भी होगा, लेकिन इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो कैसा होगा, देखो सेम T2 में 4 इलेक्ट्रॉन है इंटू दिस प्लस Eg में 2 इलेक्ट्रॉन है इंटू दिस प्लस पेयरिंग एनर्जी, कितना पेयर है, 1 पेयरिंग एनर्जी इंटू P। अभी P का वैल्यू मालूम ही नहीं है हम लोग को, तो इसका जो वैल्यू आएगा 4 4 जा 16 एंड 12, मतलब माइनस 0.4 डेल नॉट प्लस 1 पेयरिंग एनर्जी। इसको भी हम लोग को ऐड करना पड़ेगा, लेकिन पेयरिंग एनर्जी हम लोग को नोन होना पड़ेगा। क्लियर, ये गया इसका। अभी अगर मैं इसका निकालूं, इसका अगर निकालूं सेम D6 सिस्टम, इसका अगर निकालूं तो क्या आएगा, 4 इंटू 4 नहीं सॉरी 6 इंटू माइनस 0.4 डेल नॉट आ रहा है, प्लस पेयरिंग एनर्जी देखो 1 2 3, m मींस कितना नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 3p, तो माइनस 2.4 डेल। हम लोग का पहला आंसर ऐसा आया था ना, 2.4 डेल आया था, लेकिन साथ में एक 3p बोल के भी एक टर्म रहेगा, इसमें भी ये भी और रिड्यूस होगा, इसमें भी 1p बोल के है। तो जितना ज्यादा स्टेबलाइज हम लोग को पहले देखे थे, हम लोग जितना ज्यादा इसको हम लोग स्टेबलाइज देखे थे, उतना भी ज्यादा स्टेबलाइज नहीं है, और थोड़ा कम होगा इसका वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे कुछ प्लस भी हो रहा है, यहाँ पे भी प्लस होगा, लेकिन यहाँ पे 1 प्लस है, यहाँ पे 3 प्लस टर्म है, तो ये माइनस और भी रिड्यूस होगा। तो
समझ में आ रहा है? तो पेयरिंग एनर्जी को भी हम लोग को सीन में लाना पड़ेगा, लेकिन फॉर दैट पेयरिंग एनर्जी हम लोग को नोन होना पड़ेगा। इसलिए इन जनरल हम लोग पेयरिंग एनर्जी को कैलकुलेट नहीं करते, क्योंकि पेयरिंग एनर्जी हम लोग को नहीं पता है ना किसका कितना ज्यादा है, तो इसीलिए हम लोग ये नहीं बोल पाएंगे। क्लियर? तो ये क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलाईजेशन एनर्जी का कम मतलब वो है, क्या बोलते हैं कैलकुलेशन, इसको याद रखना। यहाँ से हम लोग इजीली मैग्नेटिक मोमेंट भी, हर कॉम्प्लेक्स का मैग्नेटिक मोमेंट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका फॉर्मूला कुछ ऐसा है, √n/n+2 बोर मैग्नेटन। मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है? कोई भी कंपाउंड डायमैग्नेटिक या पैरामैग्नेटिक हो, अगर कोई कंपाउंड डायमैग्नेटिक बोलता है, डायमैग्नेटिक मींस नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसका म्यू 0 होगा। पैरा मैग्नेटिक मींस प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, क्या? प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसका म्यू पॉजिटिव होगा, 0 तो नहीं होगा, 0 नहीं होगा इसका। तो इन दोनों में से देखो कौन सा स्पीशीज डायमैग्नेटिक है, कौन सा पैरामैग्नेटिक है, हम लोग इजीली निकाल सकते हैं। ये तो पैरामैग्नेटिक है क्योंकि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये डायमैग्नेटिक है क्योंकि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो कभी-कभी म्यू वैल्यू से हम लोग निकाल सकते हैं। इसका म्यू निकालो, इसका म्यू निकालो। n होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, n मींस नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो 1 2 3 4, 4 × 4 + 2, तो कितना आएगा? 4 and 4 + 2 means 6, 24, 24, ठीक, 24 बोर मैग्नेटन। अगर इसका निकालोगे तो कुछ निकलेगा वैल्यू, और इसका अगर निकालेंगे हम लोग, ये मैं रब कर रहा हूं इसको याद रखना। डायमैग्नेटिक मींस जब कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ना हो, सब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, म्यू 0 होता है डायमैग्नेटिक स्पीशीज का। पैरामैग्नेटिक मींस प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अगर किसी चीज में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो उसको पैरामैग्नेटिक स्पीशीज बोलते हैं, इसका म्यू पॉजिटिव होगा। तो इसका अगर म्यू निकालेंगे तो सिंपली देखो, इसका तो म्यू पॉजिटिव आएगा, हम लोग को पता है म्यू कुछ वैल्यू आएगा इसका पॉजिटिव। इसका म्यू क्या होगा? √n × n+2, सेम फॉर्मूला। n कितना है? अरे 0, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, n मींस नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो इसका 0 आएगा। तो इसका ये कंपाउंड डायमैग्नेटिक स्पीशीज है, ये कंपाउंड डायमैग्नेटिक है, ये कंपाउंड पैरामैग्नेटिक है। दिस इज पैरा मैग्नेटिक स्पीशीज एंड दिस इज डायमैग्नेटिक स्पीशीज। क्लियर? एकदम क्लियर? कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? ओके ओके। ऐसे ही हम लोग कलर भी डिटरमाइन कर सकते हैं। कोई भी ट्रांजिशन मेटल क्यों कलर होता है? कोई भी ट्रांजिशन मेटल क्यों कलर होता है? क्योंकि अभी सीएफटी से हम लोग कलर कैसे डिटरमाइन कर पाएंगे? कोई भी सिस्टम ले लो, अगर तुम्हें बोला गया ए कॉम्प्लेक्स कलर दिखा रहा है, क्यों दिखा रहा है? क्योंकि तुम्हें पहले उसका डी इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा मेटल का। पकड़ लो, हमारे पास एक ऐसा सिस्टम है, डी वन ही पकड़ लो, ये कलर दिखा रहा है, बोल रहा है कि कलर दिखा रहा है, क्यों? क्योंकि ये जो D1 इलेक्ट्रॉन है, व्हेन ये कुछ लाइट एब्जॉर्ब करेगा ना, H न्यू, ये अगर हम लोग इस कॉम्प्लेक्स को कलर देख रहे हैं, मतलब क्या है? मतलब ये विजिबल रीजन में कुछ काम कर रहा है। ये इलेक्ट्रॉन आफ्टर टेकिंग दैट लाइट, इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा पता है? इलेक्ट्रॉन यहां पे चला जाएगा। आफ्टर एब्जॉर्बिंग H न्यू, ये जो डिस्टेंस है, ये कभी-कभी क्या होता है, विजिबल रीजन में आ जाता है। तो हम लोग जब भी यूवी विजिबल से वो करते हैं, पकड़ लो यूवी विजिबल रेंज दिया है यहाँ पे, तो ये डिस्टेंस यूवी विजिबल के साथ मैच हो जाता है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे जंप करता है। जंप करने के बाद पकड़ लो तुमने ऐसा कुछ कलर दिया, VIBGYOR कलर दिया, कलर, ये विजिबल लाइट से इसको इरेडिएट किया विजिबल रीजन से। तो ये जो विजिबल रीजन से क्या क्या पकड़ लो, इसने ये रीजन को एब्जॉर्ब कर लिया, ब्लू एंड ग्रीन रीजन को इसने एब्जॉर्ब कर लिया, करके इलेक्ट्रॉन जंप कर लिया, ये नीचे भी आएगा, ये एक एमिशन, ये अलग है कुछ, ये एमिशन स्पेक्ट्रम में आएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जब ऊपर उठ रहा है ना, तो ये तो कंस्टेंटली नीचे भी आ रहा है ना। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ये जब ऊपर उठ रहा है तो हमारे पास पहले ये VIBGYOR था, अभी यहाँ से हमारे पास ये कलर रह गया, BIYOR, ये कलर रह गया ना। तो अभी ये जो बाकी इस पार्ट को तो एब्जॉर्ब कर लिया, ये हम लोग नहीं देखेंगे, तो बाकी पार्ट को क्या किया उसने, रिफ्लेक्ट कर लिया, इसको बाकी पार्ट को उसने ट्रांसमिट कर लिया। तो ट्रांसमिशन लाइट जो है ये होगा, हम लोग जो देख रहे हैं BIYOR। अभी ये सब कलर था व्हाइट, अभी इससे ब्लू और G कंपोनेंट, ब्लू और ग्रीन कंपोनेंट एब्सेंट है, तो ये क्या व्हाइट रहेगा? नहीं रहेगा, इसका कुछ कंप्लीमेंटरी कलर आएगा,
इसका कुछ कंप्लीमेंटरी कलर आएगा। क्या कलर आएगा? ये होगा इसका मिक्स ऑफ दिस कलर्स, मिक्सिंग ऑफ दिस कलर्स। समझ में आया? तो ये बात हम लोग को याद रखना है, जब भी कोई ट्रांजिशन मेटल कलर बोलता है, इसमें क्या होता है, डी ट्रांजिशन बोलते हैं इसको, डी ट्रांजिशन होता है। डी ट्रांजिशन के वजह से, बिकॉज ऑफ ड्यू टू डी ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्स आर कलर, ड्यू टू डी ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्स आर कलर, ऐसा इसको बोलते हैं डी ट्रांजिशन, क्योंकि ये भी T2G भी डी का है और EG भी डी का ही एक ऑर्बिटल है, तो इसको डी टू डी ट्रांजिशन बोलते हैं। और डी ट्रांजिशन की वजह से कोई भी ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स कलर होता है। ये अलग बात है, ये जो ट्रांजिशन है एक फॉरबिडन ट्रांजिशन है, ये जो ट्रांजिशन है एक फॉरबिडन ट्रांजिशन है, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ये क्यों नेक्स्ट क्लास में देखेंगे ये क्यों फॉरबिडन है। तो अभी इसको साइलेंट रहते हैं इस पार्ट में। तो बिकॉज ऑफ डी ट्रांजिशन इनिशियल जो कलर आता है वो बिकॉज ऑफ डी ट्रांजिशन आता है कोई भी ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स में। तो याद रखना, जब भी कोई बोलेगा ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स आर कलर्ड, तो याद रखना तुम लोगों को ऐसा ही कुछ पिक्चर ड्रॉ करना है और दिखाना है, जितना भी इलेक्ट्रॉन है उसको जाम कराना है। पकड़ लो हमारे पास कुछ ऐसा सिस्टम है, D4 सिस्टम अगर ट्रांजिट होगा, देखो D4 सिस्टम 1 2 3, कौन सा सिस्टम, हाई स्पिन या लो स्पिन? D4 का पकड़ लो, मैंने लो स्पिन ही लिया, तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन जंपिंग पॉसिबल है। देखो याद रखना, इलेक्ट्रॉन जब भी कोई लो एनर्जी स्टेट से हाई एनर्जी में जाम करेगा, उसका स्पिन को चेंज नहीं होने देना है। मतलब यहाँ से यहाँ पे जब जाएगा ये इलेक्ट्रॉन जाम करके, यहाँ से यहाँ तक जब जाएगा, ये सेम रहेगा, ये सेम रहेगा, ये भी सेम रहेगा। पकड़ लो, इसको जाम कराया, ये यहाँ पे जाके ऐसा ही रहेगा, इसको कभी ऐसा मत करना, ये गलत होगा, ठीक है। मतलब क्या है, डेल एस शुड बी ऑलवेज जीरो, डेल एस शुड बी ऑलवेज जीरो। कैसे जीरो? यहाँ पे डेल एस मतलब क्या है, S2 माइनस S1। यहाँ पे क्या था, इसका प्लस ऑफ सिंबल था, माइनस ऊपर उठने के बाद क्या है, प्लस ऑफ सिंबल, ये तो क्या होगा, डेल एस जीरो। तो इसको बोलते हैं, मतलब डेल एस शुड नॉट चेंज, एस का वैल्यू जो है चेंज नहीं होना है, तभी ट्रांजिशन होगा। तो ये गया D4 सिस्टम का ट्रांजिशन। अभी पकड़ लो, ये गया D4 का लो स्पिन, एक में हाई स्पिन का दिखाता हूं, पकड़ लो ऐसा कुछ। हाई स्पिन का ट्रांजिशन कैसे होगा, होगा क्या, होगा खाली है तो ये देखो 1 2 3 4, तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जा पाएगा क्या, नहीं जा पाएगा। क्यों? अगर इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे जाना है तो इसका स्पिन उल्टाना पड़ेगा, ऐसा नहीं होगा, ये फॉरबिडन हो जाएगा। तो इसके लिए एक स्पेस खाली है यहाँ पे, तो ये यहाँ पे जा सकता है, तो यहाँ पे ट्रांजिशन पॉसिबल, यहाँ पे ट्रांजिशन पॉसिबल, और बिकॉज ऑफ द ट्रांजिशन ये कलर होगा, ये कलर होगा। अब अभी एक मैं दिखाता हूं, पकड़ लो, D5 सिस्टम हाई स्पिन, D5 हाई स्पिन, हाई स्पिन, हाई स्पिन 1 2 3 4 5, यहाँ पे ट्रांजिशन पॉसिबल है क्या? नो, यहाँ पे ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है। क्यों? ये यहाँ पे नहीं जा सकता, ये भी नहीं जा सकता, ये भी नहीं जा सकता, क्योंकि जो भी जाएगा ऊपर उसका स्पिन चेंज करना ही होगा, क्योंकि ऊपर ऑलरेडी ऑक्युपाइड है, सेम स्पिन ऑलरेडी ऑक्युपाइड है, तो स्पिन चेंज करना होगा, ये पॉसिबल नहीं है, याद रहेगा। तो इस सब सिस्टम में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है, डी ट्रांजिशन इज नॉट पॉसिबल, डी ट्रांजिशन इज नॉट पॉसिबल। अभी हम लोग एक देखते हैं D5 का लो स्पिन देखते हैं, D5 का लो स्पिन, लो स्पिन मतलब क्या है, ये सब नोट डाउन करना तुम लोग। D5 का लो स्पिन ये यहाँ पे पॉसिबल होगा, क्यों होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जा सकता है, EG में जा सकता है, यहाँ पे H न्यू पॉसिबल होगा। क्यों? ये इलेक्ट्रॉन अगर ये खाली है ना पूरा, तो जा सकता है। याद रखना हमेशा, डी ट्रांजिशन में डेल एस ऑलवेज जीरो होना है, मतलब स्पिन को चेंज नहीं करना है, ऊपर जब भी जाएगा स्पिन को चेंज नहीं करना है, ये बात हमेशा अपने दिमाग में रखना, नहीं तो प्रॉब्लम होगा। तो ये आया डी ट्रांजिशन। अभी हम लोग इस चैप्टर के कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे कुछ प्रॉब्लम्स, कैसे एग्जाम में आता है क्वेश्चंस, वो सब देखेंगे। ओके, तो अभी हम लोग देखेंगे एक प्रॉब्लम CFSE का, कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे, तो समझ में आया ना, तो ये सब याद रखना। अभी हम लोग 2-3 प्रॉब्लम्स देखेंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ सकता है, या फिर तुम लोग का सिलेबस में है तो तुम लोग को आ सकता है सब क्वेश्चन। जैसे ऐसा एक मैं कॉम्प्लेक्स देता हूं, कैलकुलेट CFSE कैलकुलेट करना है, सिंपल। एक कॉम्प्लेक्स है CO CN6 3-, एक का है Fe CN6 3-,
और एक का है CO Cl6 4-। तो उसका सिंपल CFSE कैलकुलेट करना है। तो CFSE का फॉर्मूला हम सबको पता है। पहले सबका D कैलकुलेट करो। इसमें कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट है +3, हम लोग को पता है बिकॉज Cn -1 होता है, -6 इक्वल टू -3, मतलब क्या है +6 -3 +3 है। ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना तुम लोग को सीखना होगा। तो इसमें फिर एक दिखा देता हूँ। CO का तो ये है प्लस Cn टोटल 6 इंटू -1 इक्वल टू -3। तो इसमें क्या होगा CO इक्वल टू -3, उधर जाने से +6 तो +3 हो जाएगा CO। तो ऐसे ही इसका भी +3 आएगा, इसका भी +3 आएगा और इसका आएगा -6 CO +6 इंटू -1 इक्वल टू -4। तो CO का कितना आएगा -4 +6 तो +2 आ जाएगा, CO का आ जाएगा +2। तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग? CFSE एकदम सिंपल है। CFSE का नॉर्मल फॉर्मूला जो है वही है। तो इसका कोबाल्ट +3 मतलब क्या है? कोबाल्ट D7 मतलब सॉरी 27 है कोबाल्ट, +3 मतलब D6 सिस्टम है, यहाँ पे D6 सिस्टम है। और यहाँ पे आयरन का कितना है? आयरन 3 मींस आयरन है कितना है? आयरन 25। स्कैंडियम, प्लेटिनम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगानीज आयरन सॉरी 26 है, मैंगानीज आयरन 26 है, 26 है मतलब क्या है? यहाँ पे D5 सिस्टम है, D5 सिस्टम है। और यहाँ पे कोबाल्ट +2 मींस कोबाल्ट +2 मींस D7 सिस्टम है। तो इसको हम लोग ऐसे देखना होगा। अभी देखो ये Cn स्ट्रॉन्ग लिगैंड है, Cn स्ट्रॉन्ग लिगैंड है, Cl वीक लिगैंड है। तो इसी को तुम लोग को ध्यान देना है। स्ट्रॉन्ग लिगैंड है मतलब पहले नीचे सब पेयर हो जाएगा। टोटल D6 इलेक्ट्रॉन को हम लोग को एकोमोडेट करना है। अगर नीचे तुम लोग नहीं कर पा रहे वैसे तो ऐसे ही करो। 6 इलेक्ट्रॉन है ना, 1 2 3 4 5 6 मतलब सब इलेक्ट्रॉन T2G में आएगा। T2G6 Eg0। इसका अगर देखेंगे हम लोग, इसका T2G और Eg में देखो डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ये भी स्ट्रॉन्ग है। 5 लिगैंड इसमें ही आएगा, Eg में नहीं जाएगा 5 ऐसा। इसका देखो D7 है ना, तो इसका T2G एंड Eg का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा? D7 सिस्टम है वीक लिगैंड है, 7 सिस्टम वीक लिगैंड 1 2 3 4 5 6 7। तो T2G में आ गया 5 और Eg में आ गया 2। तो इसका क्रिस्टल फिल्ड स्टेबिलाईजेशन एनर्जी तुम लोग को निकालना है। अगर पेयरिंग एनर्जी दे रहा है ऑप्शन में अगर पेयरिंग एनर्जी दे रहा है तो उसको रखना, नहीं तो नहीं मत रखो। और अगर नॉर्मल क्वेश्चंस आया नॉर्मल डिग्री में तो ऐसा इसको तुम नॉर्मली विदाउट पेयरिंग एनर्जी देके लिख के रख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इसका क्या होगा? 6 इंटू -0.4 Eg नहीं है, ठीक है। और पेयरिंग एनर्जी मैं रख रहा हूं यहाँ पे पेयरिंग एनर्जी आएगा कितना? तुम लोग नहीं रखने से भी होगा। टोटल 3 पेयरिंग एनर्जी आएगा इसमें, 3 पेयर है ना। इसका CFSE कितना होगा? इसका CFSE होगा 5 इंटू दिस अमाउंट। उसके बाद पेयरिंग एनर्जी है क्या? 2 पेयर है यहाँ पे, 2 पेयरिंग एनर्जी। और इसका पेयरिंग एनर्जी है क्या? कुछ इसका पेयरिंग एनर्जी है क्या? इसमें है देखो T2G में 5 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन। ओके, T2G में 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 इंटू -0.4 ये रहा डेल नॉट। और खत्म नहीं है क्योंकि इसमें प्लस इसमें भी है 2 इंटू 0.6 ये गया डेल नॉट प्लस पेयरिंग एनर्जी कितना है? इसमें ये लो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स था 1 2 3 4 5 6 7, तो 2 पेयरिंग एनर्जी है, 2 पेयरिंग एनर्जी है। तो इसको तुम लोग अकॉर्डिंगली कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे -1.2 डेल नॉट प्लस 3 पेयरिंग एनर्जी आएगा इसका आंसर। ऑप्शन में देखना पेयरिंग एनर्जी है तो रखना, नहीं तो सिर्फ इसको ही रखना। इसमें क्या आएगा? -2 तो आ रहा है, यस 2 डेल नॉट प्लस 2 पेयरिंग एनर्जी। इसमें क्या आ रहा है? -1.2 प्लस 1.2 डेल नॉट और 2 पेयरिंग एनर्जी, सॉरी प्लस 2 पेयरिंग एनर्जी। तो इसका आंसर क्या आएगा? 0 डेल नॉट आ रहा है ना, यहाँ पे तो 2.0 है, 2.0 है। तो क्या आएगा यहाँ पे? -0.8 आएगा डेल नॉट प्लस 2 पेयरिंग एनर्जी आएगा। तो ये गया क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलाईजेशन एनर्जी। अभी अगर पेयरिंग एनर्जी को हम लोग छोड़ देंगे तो देखो तो कौन सा ज्यादा बड़ा वैल्यू है? ये वाला सबसे स्टेबल कॉम्प्लेक्स है, ये वाला सबसे स्टेबल कॉम्प्लेक्स है। याद रखना ये बात। मतलब क्यों बोल रहा हूं मैं? बिकॉज ये वैल्यू को देख के बोल रहा हूं। जितना ज्यादा स्टेबिलाईज होगा उतना ही तो स्टेबल है। और T2G में जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन जाता है वो स्टेबल होता है, हम सबको पता है। तो ये तुम लोग अभी अपना कॉपी में उठा लो। क्लियर? कोई तो कंफ्यूजन नहीं है ना?
कंफ्यूजन होने से मुझे बोलो, एकदम सिंपल है, तुम लोगों को जस्ट ये नॉर्मली कैलकुलेट करना है, नॉर्मली कैलकुलेट करना है। यहाँ पे शायद एक मिस्टेक कर दिया है, देखो यहाँ पे 1.2 नहीं होगा, 2.4 डेल नॉट होगा, तो ये सबसे ज्यादा होगा, ये नहीं, ये कॉम्प्लेक्स सबसे स्टेबल है, ये कॉम्प्लेक्स। और इसका स्टेबिलिटी का रीजन भी है, देखो स्टेबिलिटी का रीजन भी है, देखो इसका 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 T2G6, इसका T2G5 और इसका T2G5 एंड EG2। तो ये क्यों स्टेबल है? एक तो CFSE बोल के दे रहा है ये ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि इसका वैल्यू देखो बहुत ज्यादा है, 2.4, ये 2 और ये 0.8। तो ये क्यों स्टेबल है? क्योंकि ये फुलफिल्ड है, हम लोग को पता है हमेशा फुलफिल्ड एंड हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होता है, तो ये फुलफिल्ड भी है, तो इसीलिए ये कॉम्प्लेक्स सबसे स्टेबल होगा। क्लियर? तो ये सब चीजें तुम लोग को नोट डाउन कर लो, ये सब क्वेश्चन तुम लोग को आएगा। एक और क्वेश्चन मैं देता हूं, अभी तुम लोग को निकालना होगा, जैसे एक कॉम्प्लेक्स दिया है तुम लोग को, रुको, एक कॉम्प्लेक्स में दिखा दो तुम लोग को, यहां से ये सब कुछ कॉम्पिटिटिव्स का क्वेश्चंस है जो मैं तुम लोग को दिखा रहा हूं। तो यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन है, magnetic moments of some compounds has been given, magnetic moments of some compounds has been given, ठीक है, CONH36 Cl2 and K4 Fe CN6। तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट दिया हुआ है 2.87 bm, इसका मैग्नेटिक मोमेंट दिया है 1.73 bm और इसका है 0 bm। तो मैग्नेटिक मोमेंट से तुम लोग को निकालना है कौन सा कॉम्प्लेक्स, मतलब तुम लोग को क्वेश्चन ऐसा रहेगा, मैग्नेटिक मोमेंट्स आर गिवन, प्रिडिक्ट ऑन द बेसिस ऑफ दिस डाटा व्हेदर दे आर हाई स्पिन और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। तुम लोग को ये ये बेसिस के ऊपर, मैग्नेटिक मोमेंट के ऊपर देख के निकालना है ये सब कॉम्प्लेक्स हाई स्पिन होगा या फिर लो स्पिन होगा, तो ये हम लोग को इजीली पता चलता है। तो इसको अगर तोड़ के लिखूंगा मैं, तो Mn NO2 6, इसके सर पे लिख दो, ये +3 है ना, 3 माइनस, क्योंकि ये K3 है, K3 +1 है, 3 माइनस में ऊपर लिख दिया। इसका क्या आएगा, CO NH36 Cl2 है ना, Cl2 माइनस Cl2, इसको हटा दो, तो माइनस Cl2, अगर 2 Cl2 हटा दिया तो यहाँ पे क्या आएगा 2+, इसमें क्या आएगा सिमिलरली Fe CN6 और 4 माइनस, क्योंकि K4 था। अभी तुम लोग बोलो, तुम लोग का एक टास्क है कि तुम लोग को इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होगा, हर एक का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होगा। तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे कैसे, Mn यहाँ पे कितना स्टेट में, NO2 -1 है, तो -6 -3 उधर जाएगा +3, तो ये हो जाएगा +3 में, ये +2 में ही है क्योंकि ये न्यूट्रल लिगेंड है, ये -6 और इधर +6 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा +2 स्टेट में। तो मैंगानीज +3 मतलब क्या, मैंगानीज 25 है, +3 मतलब D4 सिस्टम, कोबाल्ट +2 मींस D7 सिस्टम, हमको पता है, और ये भी D5 सिस्टम है। यहाँ पे देखो हम लोग को अभी डिसाइड करना है ये सब कौन सा वाला कॉम्प्लेक्स लो स्पिन होगा, कौन सा वाला हाई स्पिन होगा, ऐसा तो पता चल रहा है। Cm, इसका मैग्नेटिक मोमेंट है कितना, 0, तो 0 मींस इसमें एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, और हमको पता है Cn एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, 0 मींस, तो 5 को ऐसे ही रख दो, ये होगा उसका। यहाँ से अगर तुम निकालोगे मैग्नेटिक मोमेंट D5, ओके, यहाँ पे 4 FeCN6 है क्या, इसका 0 मैग्नेटिक मोमेंट बोल रहा है ना, 5 FeCN6 क्या 4 है क्या, एक मिनट रुको तो, क्या 4 है क्या, मैं देख लेता हूँ यहाँ पे, यस क्या 4 है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअली क्या 4 है, ठीक है, लेकिन हम लोगों ने शायद यहाँ पे +2 तो ठीक है, +2 मींस D6, +2 मींस आयरन का D6 कॉन्फ़िगरेशन है, क्योंकि 26 है ना, तो D6 होगा +2। तो ये देखो एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, D6 हो गया, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, ये सेपरेशन डेल वैल्यू यहाँ पे P से ग्रेटर है, तो इसलिए सब नीचे आ गया। क्लियर? यहाँ पे देखो क्या होगा, इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना बोला NH3 का, इसका, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट आ गया 0, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, 0 आएगा। इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या आएगा, NH3 को अभी स्ट्रॉन्ग पकड़े या फिर वीक पकड़े, बहुत सारा बुक्स में NH3 को स्ट्रॉन्ग पकड़ेगा, बहुत सारा बुक में NH3 को वीक पकड़ेगा, तो यही कंफ्यूजन है एक्चुअली। NH3 को
जनरली तुम लोग स्ट्रॉन्ग ही पकड़ना, तो हम लोग पहले स्ट्रॉन्ग पकड़ के देखते हैं आंसर आता है या नहीं। स्ट्रॉन्ग पकड़ेंगे तो 7 इलेक्ट्रॉन को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? अगर स्ट्रॉन्ग होगा डेल ग्रेटर देन पी होगा, डेल ग्रेटर देन पी होने से 1 2 3 4 5 6 7 ऐसा कुछ आ रहा है, मतलब कितना है? 7 है क्या? यस 7 है। D7 मींस यस कोबाल्ट 2, कोबाल्ट मींस 27, यहाँ पे +2 स्टेट में है, तो मतलब ये है। तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना आएगा? देखो, एक एम्पीयर इलेक्ट्रॉन है, 1 × 1 + 2, 1 × 1 + 2 √3, तो √3 का वैल्यू आएगा 1.73 bm। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं इस कॉम्प्लेक्स में ये लॉस स्पिन है, लॉस स्पिन कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे भी ये लॉस स्पिन कॉम्प्लेक्स है। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन तुम लोगों को था कौन सा कॉम्प्लेक्स लॉस स्पिन है, कौन सा कॉम्प्लेक्स हाई स्पिन है, लिख के रखना है सब। तो ये लॉस स्पिन कॉम्प्लेक्स है, ये लॉस स्पिन कॉम्प्लेक्स है, ये क्या होगा? NO2 स्ट्रॉन्ग लिगैंड है या वीक लिगैंड है? पता नहीं हमको, पता नहीं, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखने से मिल जाएगा, लेकिन अभी पता नहीं। अभी हमारे पास ये डाटा है, तो ये डाटा से हम लोग निकाल देंगे। D4 सिस्टम, अगर D4 को मैंने हाई स्पिन रखा, D4 को हाई स्पिन रखा, क्यों हाई स्पिन रखा? क्योंकि ये 2.87 है, तो काफी ज्यादा मैग्नेटिक मोमेंट है, इसीलिए मैंने हाई स्पिन रखा। तो देखते हैं क्या होता है। तो √n × n + 2, n कितना है? 4 × 4 + 2, मतलब क्या हो रहा है? 4 + 2 कितना है? 6, मतलब 24। बाबा, अगर NO2 को हम लोग एक वीक लिगैंड पकड़े, NO2 को अगर हम लोग एक वीक लिगैंड पकड़े, तो हमारे पास वैल्यू बहुत ज्यादा आ रहा है। ये जो √24 का वैल्यू इससे बहुत ज्यादा ही आएगा, तो मतलब यहाँ पे NO2 एक स्ट्रॉन्ग लिगैंड की तरह ही काम कर रहा है। क्या लिगैंड की तरह काम कर रहा है? मतलब यहाँ पे भी डेल वैल्यू ग्रेटर देन पी होगा, यहाँ पे भी ये लॉस स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा। देखो मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू कैसे हम लोग को बोल के दे रहा है, क्या स्पिन होगा। तो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 लॉस स्पिन कॉम्प्लेक्स, तो यहाँ पे ये चेंज हो जाएगा अभी 2 × 2 + 2, तो ये क्या होगा? 4 + 2, 4 × 2 8, यस 8, तो √8 का वैल्यू आएगा 2.87। ठीक है, इसको तुम लोग 2√2 लिख सकते हो, 2√2, तो √2 का वैल्यू कितना है? 1.2, 1.2 × ये 2 आएगा, तो ऑलमोस्ट समथिंग आ जाएगा, 2 समथिंग ही आएगा। तो मतलब क्या है, इसमें टोटल 2 एम्पीयर इलेक्ट्रॉन है, इसमें 1 एम्पीयर इलेक्ट्रॉन है, इसमें एक भी एम्पीयर इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो कैसे देखा? मैग्नेटिक मोमेंट से हम लोग पता कर लिया कौन सा लॉस स्पिन है, कौन सा हाई स्पिन है, इजीली पता कर सकते हैं। तो ये लॉस स्पिन है, तो मतलब ये स्ट्रॉन्ग लिगैंड है, ये भी लॉस स्पिन है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लिगैंड है, और ये लॉस स्पिन है, ये तो कंफर्म स्ट्रॉन्ग लिगैंड है, हम लोग को पता ही है, और यहाँ पे एज ए स्ट्रॉन्ग लिगैंड ही एक्ट कर रहा है। तो यहाँ से हम लोग को पता चल गया कैसे मैग्नेटिक मोमेंट से हम लोग निकाल सकते हैं लॉस स्पिन या हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है या फिर नहीं। क्लियर? तो ये गया हम लोग का एक प्रॉब्लम। अभी मैं दूसरा एक प्रॉब्लम देने वाला हूं, ओके, ये नोट डाउन कर लेना। ओके, तो अभी एक और प्रॉब्लम मैं तुम लोगों को दिखाता हूं। ये गया मैग्नेटिक मोमेंट के ऊपर एक प्रॉब्लम, CFSE के ऊपर एक प्रॉब्लम दिखाया, और अभी तुम लोगों को मैं दिखाऊंगा, अभी तुम लोग को एक प्रॉब्लम दिखा रहा हूं, पकड़ लो। एक कॉम्प्लेक्स है CONH3 6 3+, ये भी एक कॉम्पिटिटिव का ही क्वेश्चन है। CONH3 6 3+ is diamagnetic and orange yellow color, whereas COF6 3- is पैरामैग्नेटिक एंड ब्लू, पैरामैग्नेटिक एंड ब्लू। तो इसके लिए एक चीज हम लोग को याद देखो, ये बोल रहा है कि ये कंपाउंड डायमैग्नेटिक एंड ऑरेंज येलो कलर है, ये कंपाउंड पैरामैग्नेटिक एंड ब्लू कलर है। हम लोग को इतना पता है, ये अगर स्ट्रांग होता है, देखते हैं कोबाल्ट का इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, और इसमें भी कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। ठीक है, तो अगर इसका देखेंगे +3 मींस D6, D6 मींस क्या है? D6 मींस अगर ये स्ट्रांग लिगैंड है, डायमैग्नेटिक बोल रहा है ना D6, अगर तुम लोग कंफ्यूज हो ये स्ट्रांग लिगैंड है या वीक लिगैंड है, डायमैग्नेटिक है ना, देख लो, मतलब एक भी एम्पीयर इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा, लो स्पिन, ये होगा ऐसा कुछ, ये होगा डायमैग्नेटिक। ठीक है, डायमैग्नेटिक, इसमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होगा, इसीलिए ये कलर दिखाएगा। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन पॉसिबल है क्योंकि ऊपर खाली है, कोई भी एक स्पिन ऊपर जा सकता है, लेकिन यहाँ से अगर डाउनवर्ड स्पिन जाएगा, ऊपर जाके इसको डाउनवर्ड ही देना है, यहाँ से अगर अपवर्ड जाएगा, ऊपर जाके यहाँ से अपवर्ड भी देना है। मतलब ये लाइट को जब एब्जॉर्ब करेगा कुछ ऐसा होगा,
कुछ ऐसा होगा, ये पकड़ लो, यहां से अगर गया कुछ ऐसा होगा, ठीक है, एब्जॉर्ब करके लाइट डाउनवर्ड गया, इससे डाउनवर्ड दिया। अभी ये भी D6 है, अभी ये भी D6 है, लेकिन इसका क्या है देखो, इसमें D6 जो है F पैरामैग्नेटिक बोल रहा है, मतलब F तो ऐसे ही वीक फील्ड लिखा है, हम लोग को पता है, ऊपर से यहाँ पे बोल के दे रहा है ये पैरामैग्नेटिक है, तो हम लोग को कोई टेंशन ही नहीं है। 1 2 3 4 5 6, क्योंकि F एक वीक लिगांड है, यहाँ पे डेल लेस देन P होगा, डेल का वैल्यू स्मॉल होगा, तो इजीली ऊपर चला जाएगा इलेक्ट्रॉन, तो टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन मींस ये पैरामैग्नेटिक है। ये पहले तो ये हाई स्पिन है, हाई स्पिन हुआ, और ये पैरामैग्नेटिक है, ऊपर से ये लो स्पिन है और ये डाया मैग्नेटिक है। तो अभी ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया, ये डायमैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है। ये ऑरेंज येलो क्यों है और ये ब्लू क्यों है, तो इसका आंसर कैसे देंगे? इसका आंसर देने के लिए हम लोग को एक चीज याद रखना होगा, ये व्हील याद करना होगा, एक व्हील है, इसको याद करना होगा, वायलेट, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। पकड़ लो, ये जो रेंज है, ये रेंज 450 नैनोमीटर है, नैनोमीटर वेवलेंथ का रेंज दे रहा हूं। उसके बाद इसका इधर का जो रेंज है ग्रीन से, ये पकड़ लो 650 नैनोमीटर है, और ये पकड़ लो 700 नैनोमीटर है, मतलब रेड सबके हाईएस्ट वेवलेंथ है ना, तो हाई इधर से आ रहे 450, ये रेंज 450, यहाँ पे आएगा 500 भी आएगा, ब्लू ग्रीन 500 में आ जाएगा, ये रीजन 650 में आ जाएगा, और ये रीजन मतलब 700 के आसपास आ जाएगा। तो मतलब वेवलेंथ इधर से बढ़ रहा है, और हम लोग को पता है वेवलेंथ अगर इधर से बढ़ता है, वेवलेंथ अगर इधर से बढ़ता है, एनर्जी इधर से क्या होगा, एनर्जी कम होगा। वेवलेंथ अगर बढ़ता है, एनर्जी कम होगा इधर से, तो याद रखना वेवलेंथ एंड एनर्जी इनवर्सली रिलेटेड, वेवलेंथ एंड एनर्जी इनवर्सली रिलेटेड। E is equal to h nu, हम लोग को पता है E is equal to h nu, hc by lambda, E is equal to hc by lambda, तो वेवलेंथ एनर्जी इनवर्सली रिलेटेड, याद रखना। तो अभी देखो ये ऑरेंज येलो कलर है ना, ये ऑरेंज येलो कलर दिखा रहा है, ये कॉम्प्लेक्स ऑरेंज येलो मींस ये वाला कॉम्प्लेक्स, ये वाला कलर दिखा रहा है। हमेशा याद रखना जो कलर दिखाएगा, जो कलर देख रहे हैं हम लोग, ये हम लोग कॉम्प्लीमेंटरी कलर देख रहे हैं, ठीक उसका ऑपोजिट कलर में क्या है देखो, ब्लू एंड वायलेट रीजन। मतलब जो एक व्हील एक जस्ट ट्रिक्स है, ट्रिक्स तुम्हें समझने के लिए कि जो कलर दिख रहा है ठीक उसका ऑपोजिट में जो रहेगा उसने उस कलर को एब्जॉर्ब किया, एक ट्रिक्स है। अगर तुम्हें कभी किसी ने बोला कि एक कॉम्प्लेक्स ब्लू रीजन को एब्जॉर्ब किया ब्लू रीजन को, तो हम लोग क्या कलर देखेंगे, तो तुम डायरेक्टली बोल सकते हो हम लोग ऑलमोस्ट ऑरेंज टाइप कुछ कलर देखेंगे, ऑरेंज रेड टाइप कुछ कलर देखेंगे। अगर बोला ग्रीन एब्जॉर्ब किया तो रेड देखेंगे। अगर अभी उल्टा क्वेश्चन किया, बोलो तो एक कॉम्प्लेक्स का कलर है रेड, तो उसने कौन सा कलर एब्जॉर्ब किया, उसने ग्रीन एब्जॉर्ब किया। तो ये व्हील इसलिए ट्रिक्स है, उल्टा को देखना। तो यहाँ पे ये ऑरेंज येलो को दिखा रहा है हम लोग को, तो इसने कौन सा रीजन एब्जॉर्ब किया, ये रीजन एब्जॉर्ब किया, ब्लू वायलेट रेंज को एब्जॉर्ब किया। मतलब हम लोग को इतना पता चल रहा है ये जिस रीजन को एब्जॉर्ब किया ये बहुत ही हाई एनर्जी रीजन है। क्या एनर्जी, हाई एनर्जी रीजन है। क्यों हाई एनर्जी रीजन है, हाई एनर्जी क्यों है, क्योंकि वेवलेंथ यहाँ पे कम है, वेवलेंथ इसका ज्यादा है। देखो इधर से जाने से वेवलेंथ इंक्रीज हो रहा है, इधर से जाने से ये सब हाई एनर्जी कंपेयर टू दिस, कंपेयर टू दैट। मैं इस व्हील के बारे में बोल रहा हूँ, ये हाई एनर्जी कंपेयर टू दिस व्हील, ये हाई एनर्जी है। तो मतलब ये इस अमाउंट को एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है, और हम लोग कंप्लीमेंटरी कलर जो देख रहे हैं ऑरेंज येलो कलर देख रहे हैं, तो इस रीजन को हाई एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है। देखो तो ये कौन सा कॉम्प्लेक्स है, कोबाल्ट, ये वाला कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पे डेल ग्रेटर देन पी था ना, डेल ग्रेटर देन पी था, मतलब ये जो डेल वैल्यू है ये लार्ज था, और यहाँ पे जो डेल वैल्यू है ये स्मॉल है, ये लार्ज है। तो ये लार्ज वैल्यू, क्योंकि ये लार्ज डेल है ना, तो ये लार्ज कुछ रीजन में एब्जॉर्ब करेगा। अभी इसमें देखो, इसमें दिखा रहा है ब्लू, ब्लू मींस ये दिखा रहा है, मतलब एब्जॉर्ब किया ऑरेंज, ब्लू दिखा रहा है ना, मतलब एब्जॉर्ब किया ऑरेंज। यहाँ पे इसने क्या एब्जॉर्ब किया, यहाँ पे इसने ब्लू वायलेट रीजन एब्जॉर्ब किया। यहाँ पे ये कौन सा एब्जॉर्ब करेगा, यहाँ पे ये एब्जॉर्ब करेगा, ब्लू दिखा रहा है मतलब ऑरेंज एब्जॉर्ब किया, ऑरेंज एब्जॉर्ब किया। और जो ऑरेंज है एक लो एनर्जी वेव है, लो एनर्जी वेव है, और ये जो ब्लू है ये हाई एनर्जी वेव है। तो ये हाई एनर्जी क्यों है, क्योंकि ये डेल का वैल्यू ज्यादा है इसलिए हाई एनर्जी एब्जॉर्ब किया। ये डेल वैल्यू स्मॉल है इसलिए लो एनर्जी एब्जॉर्ब किया। लो कौन सा रीजन है,
ऑरेंज रीजन एब्जॉर्ब किया, और हम लोग को कंप्लीमेंट्री कलर कौन सा देगा, इसका ऑपोजिट डायरेक्शन में जो कलर है ब्लू कलर देगा। तो ये गया इसका ट्रिक्स, कैसे हम लोग कलर डिटरमाइन कर सकते हैं और कैसे हम लोग कलर से भी बोल सकते हैं एक कॉम्प्लेक्स हाई स्पिन है या फिर लो स्पिन है। हाई स्पिन और लो स्पिन का फंडा तो समझ में आ गया ना। हाई स्पिन तब होगा जब एनर्जी गैप कम होगा, लो स्पिन तब होगा जब एनर्जी गैप ज्यादा होगा T2G एंड EG में। तो ये कलर से भी हम लोग इजीली निकाल सकते हैं। अगर कोई पकड़ लो कोई कॉम्प्लेक्स नहीं दिया, सिर्फ तुम्हें कलर देके बोला कौन सा वाला हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा और कौन सा वाला लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा। तो देखो यहाँ पे देख रहे हैं ये हाई एनर्जी एब्जॉर्ब करके ये कलर दे रहा है। हाई एनर्जी एब्जॉर्ब किया मतलब हाई एनर्जी क्यों एब्जॉर्ब करेगा, क्योंकि T2G एंड EG में गैप ज्यादा होगा, मतलब डेल वैल्यू ज्यादा है। डेल वैल्यू ज्यादा होने से ये क्या कॉम्प्लेक्स होगा, लो स्पिन होगा या फिर हाई स्पिन होगा। डेल वैल्यू ज्यादा होने से लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा, डेल वैल्यू ज्यादा होने से लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ पे डेल वैल्यू ये ब्लू कलर दे रहा है, मतलब ब्लू कलर दे रहा है मींस ऑरेंज एब्जॉर्ब किया। ऑरेंज एब्जॉर्ब किया मींस ऑरेंज क्या है, ऑरेंज का एनर्जी हाई, ऑरेंज का एनर्जी लो है, ऑरेंज का एनर्जी लो एब्जॉर्ब किया। दैट मींस T2G एंड EG में गैप ज्यादा नहीं है। मतलब ये T2G एंड EG में अगर गैप ज्यादा ना हो तो क्या किस टाइप का स्पिन कॉम्प्लेक्स देगा, ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स देगा, क्योंकि EG एंड T2G में गैप बहुत कम है। यहाँ पे हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स क्रिएट होगा। पर समझ में आया कैसे हम लोग कलर से भी बोल सकते हैं एक कॉम्प्लेक्स हाई स्पिन है और या लो स्पिन है। हमेशा हम लोग को मेटल या फिर लिगांड नहीं देखने से भी होगा। अगर कलर दिया हुआ है, मैग्नेटिक मोमेंट दिया हुआ है, तो हम लोग बोल सकते हैं एक कंपाउंड लो स्पिन होगा या फिर हाई स्पिन होगा। समझ में आया ये चीज, बहुत ही सिंपल चीज है। इसको थोड़ा मतलब ध्यान से पढ़ना है सिर्फ, और कुछ नहीं। क्लियर, कुछ कंफ्यूजन नहीं है ना। तो ये गया हम लोग का CFSE के ऊपर प्रॉब्लम्स। इस टाइप का प्रॉब्लम तुम लोग को फेस करना पड़ेगा और इस टाइप का प्रॉब्लम हम लोग देखेंगे आगे जाके अगर मौका मिले तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मैं इसी का एक एक्सटेंशन लेके आऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। ये क्लास को अच्छे से पढ़ो, बुक्स में और ज्यादा एग्जांपल्स मिल जाएगा। तुम लोग JEE नीट का और मतलब बुक्स फॉलो कर सकते हो। इस टाइप का एग्जांपल के लिए बहुत सारे एग्जांपल्स मिल जाएगा।